अभी तक हम लोगों ने लुईस स्ट्रक्चर थ्योरी और वीएसईपीआर मॉडल पढ़ा। लुईस स्ट्रक्चर थ्योरी से यह पता चलता था कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना बॉन्ड पेयर और कितना लोन पेयर के रूप में होगा, और फिर वीएसईपीआर थ्योरी से यह पता चलता था कि जो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है कितना कितना एंगल पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। जैसे देखिए, हम NH3 की बात करें तो लुईस स्ट्रक्चर ये बताता है, लुईस स्ट्रक्चर ये बताता है थ्योरी कि नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होगा और 3 बॉन्ड पेयर होगा, लेकिन इसका रिलेटिव ओरिएंटेशन इन स्पेस नहीं बताता है। वीएसईपीआर मॉडल ये बताता है कि NH3 का जो बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर है, वो सभी जो होगा इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड होगा और इस तरह से NH3 का एक पिरामिडल शेप हो जाएगा। इस तरह से NH3 का एक पिरामिडल शेप होगा। इसके बीच का बॉन्ड एंगल जो होगा HNH बॉन्ड एंगल जो होगा 107 डिग्री के अराउंड होगा। ठीक है, पिरामिडल शेप होगा। तो पॉइंट यह है कि लुईस स्ट्रक्चर थ्योरी से हम लोग को वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर ऑफ लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के रूप में जानकारी मिलता है। कितना बॉन्ड पेयर के रूप में होगा, कितना लोन पेयर के रूप में होगा। वीएसईपीआर मॉडल से इन बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के बीच का रिलेटिव ओरिएंटेशन पता चलता है, कितना एक दूसरे के बीच का एंगल होगा, और उससे हम लोग को शेप पता चलता है पार्टिकुलर स्पेसिस का। अब सवाल ये स्टैंड करता है, क्वेश्चन ये स्टैंड होता है कि कैसे NH3 इस पिरामिडल शेप को अटेन किया, हाउ, क्यों अटेन किया, इसका जानकारी वीएसईपीआर मॉडल देता है कि इस तरह से अगर आप बॉन्ड एंगल रखते हो बॉन्ड पेयर लोन पेयर के बीच में, तो स्टेबिलिटी ऑफ द स्पेसिस मैक्सिमम होगा, बिकॉज बॉन्ड पेयर लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन क्या होगा, कम होगा। मतलब इलेक्ट्रॉन पे रिपल्सन कम होगा। मिनिमम वीएसईपीआर मॉडल यही कहता ही है कि वैलेंस से इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच में रिपल्सन मिनिमम होना चाहिए ताकि स्टेबिलिटी ऑफ द स्पेसिस मैक्सिमम होना चाहिए। तो वीएसईपीआर मॉडल के अनुसार से NH3 का पिरामिडल शेप आ गया। लेकिन कैसे आया, कैसे बना, हाउ NH3 हैज पिरामिडल स्ट्रक्चर, या हाउ NH3 फॉर्म पिरामिडल स्ट्रक्चर। कैसे NH3 पिरामिडल स्ट्रक्चर बना लिया, कैसे मतलब इसमें पिरामिडल स्ट्रक्चर का, पिरामिडल शेप का फॉर्मेशन पॉसिबल हुआ। इस चीज को जानने के लिए ही हम लोग को हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट इंक्लूड करना होता है। वीएसईपीआर मॉडल ये एक्सप्लेन कर देता है कि क्यों कोई पार्टिकुलर स्पेसिस एक तरह का स्ट्रक्चर रखता है, क्योंकि उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे रिपल्सन उस स्ट्रक्चर में मिनिमम होता है। लेकिन कैसे वो फॉर्मेशन कर रहा है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कैसे आपस में कंबाइन करके NH3 का फॉर्मेशन कर रहा है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं देता है वीएसईपीआर मॉडल। इसी जानकारी के लिए कि कैसे कोई पार्टिकुलर मॉलिक्यूल बन रहा होगा, उसमें कौन कौन सा ऑर्बिटल भाग ले रहा होगा, डायरेक्ट एटॉमिक ऑर्बिटल भाग ले रहा होगा या अदर टाइप ऑफ ऑर्बिटल भाग ले रहा होगा। डायरेक्ट एटॉमिक ऑर्बिटल भाग लेवाएंगे तो क्या अंतर पड़ेगा, यही कुछ समझने के लिए, यही सब कुछ समझने के लिए कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इंक्लूड किया गया है वीवीटी में। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि हाइब्रिडाइजेशन एक पार्शियली क्वांटम एंड पार्शियली क्लासिकल मैकेनिकल मॉडल है, जिसमें कि हम लोग इलेक्ट्रॉन को वेव फंक्शन के रूप में भी ट्रीट करते हैं, वेव के रूप में भी ट्रीट करते हैं, एज वेल एज पार्टिकल के रूप में भी ट्रीट करते हैं। कभी कभी आप देखोगे पार्टिकल के रूप में ट्रीट करेंगे, कभी कभी आप देखोगे वेव के रूप में ट्रीट करेंगे। हालांकि जो हमारा पोर्शन है, जो हमारा सिलेबस है, जो जेई सिलेबस है, पीएमटी सिलेबस है, उसमें आपको हाइब्रिडाइजेशन का क्लासिकल मॉडल पे ही अपने आप को कंसंट्रेट करना है। हाइब्रिडाइजेशन के क्वांटम मॉडल पे आपको स्टडी
नहीं करना है। क्वांटम मॉडल का इसका स्टडी बहुत कम, एक दो जगह केस आएगा जो हम क्वांटम पॉइंट को बताएंगे हाइब्रिडाइजेशन का, लेकिन अधिकतर पॉइंट्स आपको क्लासिकल तरीके से ही समझना है। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट इसलिए इंक्लूड किया गया है ताकि हम लोग समझ सकें कि कैसे कोई पार्टिकुलर मॉलिक्यूल एक पार्टिकुलर टाइप का शेप या स्ट्रक्चर रखता है। बहुत लोग इस तरह से पढ़ लेते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन ये होगा इसलिए स्ट्रक्चर ये होगा, ऐसा नहीं है। ऐसा ये बोलना गलत है कि पिरामिडल है इसलिए मतलब हाइब्रिडाइजेशन इसका sp3 है इसलिए पिरामिडल है, नहीं। पिरामिडल है इसीलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, इस बात को गौर कीजिएगा। उल्टा है, कोई पार्टिकुलर स्ट्रक्चर बन रहा है, उसके बाद हम उस स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट इंक्लूड करते हैं। बल्कि मतलब ऐसा नहीं है कि हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा उसके बाद कोई पार्टिकुलर स्ट्रक्चर होगा। स्ट्रक्चर का डिटर्मिनेशन हाइब्रिडाइजेशन से नहीं होता, स्ट्रक्चर का डिटर्मिनेशन VSEPR थ्योरी से होता है। और स्ट्रक्चर कैसे बना इसका एक्सप्लेनेशन हाइब्रिडाइजेशन से होता है, इस बात को गौर कीजिएगा। सबसे पहले बहुत लोग पढ़ लेते हैं इस तरह से, जो कि गलत अप्रोच है कि हाइब्रिडाइजेशन ये है तो स्ट्रक्चर ये होगा, नहीं, उल्टा होगा। स्ट्रक्चर ये है तो हाइब्रिडाइजेशन ये होगा। ठीक है, तो हम लोग को कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन पढ़ना है। कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन पढ़ना है, हाइब्रिडाइजेशन मॉडल पढ़ना है। देखिए, जैसा कि हमने अभी आपको समझाया कि VSEPR मॉडल शेप या स्ट्रक्चर बता देता है किसी पार्टिकुलर स्पेसिस का, लेकिन ये नहीं बता पाता है कि कौन सा ऑर्बिटल बॉन्डिंग में भाग ले रहा होगा ताकि उस तरह का पार्टिकुलर स्ट्रक्चर जनरेट हो रहा हो, कैसे वो पार्टिकुलर स्ट्रक्चर बन रहा होगा। इन्हीं सभी इंफॉर्मेशन के लिए हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट दिया गया है जो एक्सप्लेन करता है कि हाउ ए पार्टिकुलर स्ट्रक्चर इज फॉर्म, कैसे कोई पार्टिकुलर स्ट्रक्चर बना है। इस बात को भी गौर करना होगा आपको कि हाइब्रिडाइजेशन जो है एक पार्टिकुलर स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने का एक तरीका है। ये कोई कंपल्सन नहीं है कि हाइब्रिडाइजेशन होगा ही होगा। आपको आगे जाकर के हम बहुत सारा केस ऐसा बताएंगे जिसमें कि आपको बताएंगे कि हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा, आप फॉर्मूला लगाओगे हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा, जबकि हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा क्योंकि एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऐसा है। तो हाइब्रिडाइजेशन इज नॉट द कंपल्सरी कंडीशन फॉर मॉलिक्यूलर फॉर्मेशन। हाइब्रिडाइजेशन कोई कंपल्सन नहीं है, हाइब्रिडाइजेशन एक तरीका है जिसकी मदद से हम लोग कोई पार्टिकुलर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो हम लोग ये लिखेंगे कि द VSEPR मॉडल tells about structure and shape of molecule. Structure and shape of molecule. But it fails to explain how that particular structure is formed, which type of orbitals are involved in bond formation या in compound formation. In compound formation किस तरह का ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होगा कंपाउंड फॉर्मेशन। ठीक है, these questions are explained by hybridization model
These questions are explained by hybridization model. और हाइब्रिडाइजेशन मॉडल यही कहता है कि मॉलिक्यूल फॉर्मेशन से पहले एटम आपस में मिक्सअप, एटॉमिक ऑर्बिटल, नॉट एटम, एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिक्सअप करके एक अलग टाइप ऑफ ऑर्बिटल देता है जिसको कि हम लोग हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कहते हैं, और वही बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग लेता है। ठीक है, वही बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग लेता है। क्यों नीड पड़ रहा है इस तरह कंसेप्ट का, इसको समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल लेके चलते हैं मॉलिक्यूल का, CH4 का फॉर्मेशन। हम लोग CH4 के फॉर्मेशन की बात करते हैं। ठीक है, तो टू इलुस्ट्रेट द कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, कैसे हो रहा है, क्या है हाइब्रिडाइजेशन, ये सब कुछ, टू इलुस्ट्रेट द कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, to illustrate the concept of hybridization, क्या होगा, consider a molecule, consider a molecule CH4। ठीक है, according to VACPR model, पहला CH4 has tetrahedral structure। CH4 को टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा, सभी लोग को पता होगा, हम लोग पढ़ चुके हैं VACPR मॉडल। CH4 को टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। दूसरा, बॉन्ड एंगल जो है HCH बॉन्ड एंगल जो है वो कितना है, 109 डिग्री 28 मिनट। और तीसरा, जो हमारा CH बॉन्ड लेंथ है, ऑल CH बॉन्ड लेंथ्स, ऑल CH बॉन्ड लेंथ्स आर इक्वल, सारा बॉन्ड लेंथ जो होगा इक्वल होगा। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटल प्रॉपर्टीज है, दीज आर एक्सपेरिमेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ CH4। ठीक है, these are experimental properties, experimentally verified है, experimental properties of CH4। ठीक है, आपको एक्सपेरिमेंटल प्रॉपर्टीज CH4 का समझ में आ गया होगा कि CH4 का एक्सपेरिमेंटल प्रॉपर्टीज इस तरह का है। इसमें क्या है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है CH4 को, जिसमें कि बॉन्ड एंगल सारा जो है 109 डिग्री 28 मिनट है, और सारा बॉन्ड लेंथ, CH बॉन्ड लेंथ सारा क्या है, इक्वल है। कोई बॉन्ड लेंथ ज्यादा बड़ा, कोई बॉन्ड लेंथ कम, ऐसा कुछ नहीं है, सभी बॉन्ड लेंथ इक्विवेलेंट, सभी बॉन्ड इक्विवेलेंट। अब हम सोचते हैं कि कैसे ये पार्टिकुलर स्ट्रक्चर बना हो। ठीक है, तो हम लोग शुरुआत करते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन से। ठीक है, तो हम लोग शुरुआत करेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन से। ये बात हम लोग जानते हैं कि बॉन्ड बनता है बाय ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल से बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो वी नो दैट bonds are formed by overlapping of orbitals with unpaired electron। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ जो ऑर्बिटल्स होगा, उन सभी ऑर्बिटल्स का ओवरलैपिंग होकर के क्या होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, वी नो दैट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स विथ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब ये आप गौर करो कि जब बॉन्ड्स फॉर्म करता है ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स विथ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो हम लोग क्या करेंगे, इफ वी कंसीडर, हम लोग सोचते हैं अब, इफ वी कंसीडर formation of CH4 by
डायरेक्ट ओवरलैपिंग ऑफ atomic orbitals of carbon and hydrogen, atomic orbitals of carbon and hydrogen, then देखो आप एक्साइटेड स्टेट, देखिए ग्राउंड स्टेट, आप पहली बात गौर करो, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन होता है 1s2 2s2 2p2, मतलब एक पेड इलेक्ट्रॉन, एक पेड इलेक्ट्रॉन और दो अनपेड इलेक्ट्रॉन, दो अनपेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब अगर हम एक्साइटेड स्टेट, देखिए एक बात गौर कीजिएगा, इसके पास मात्र दो अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ग्राउंड स्टेट में कार्बन के पास मात्र दो अनपेड इलेक्ट्रॉन है। टू फॉर्म 4 CH bonds, carbon must have 4 unpaired electrons. कार्बन के पास 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स जरूरी है, फॉर विच, जिसके लिए क्या करेगा, फॉर विच कार्बन गेट एक्साइटेड, कार्बन गेट एक्साइटेड, CH4 बनाने के लिए कार्बन एक्साइटेड होगा, और एक्साइटेड होकर के एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है ऑफ कार्बन जो होगा 1s2 2s1 2p3, मतलब हो जाएगा दिस वन 2s में एक इलेक्ट्रॉन और 2px 2py 2pz तीनों में एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये आपका इलेक्ट्रॉन्स है एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन। अब आप गौर कीजिए यहां पर कि आपके पास है 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो चारों अनपेड इलेक्ट्रॉन, दीज 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, 4 ऑर्बिटल्स 2s 2px 2py 2pz, जैसा कि आप जानते होंगे ये 2s है, ये 2px मान लेते हैं, 2py 2pz, ठीक है। अब ये ऑर्डर के बारे में मत सोचो आप, अगर आप जानते हो तो हो सकता है ऑर्डर के बारे में लगे कहीं उल्टा तो नहीं लिख दिया गया, तो ऑर्डर के बारे में मत सोचते हैं हम, सिंपली 2px 2py 2pz यहां पे बात कर रहे हैं। दीज 4 ऑर्बिटल्स overlap with 1s orbital of 4 hydrogen atom, 1s orbital of 4 hydrogen atom and form 4 CH bonds, 1s orbital of hydrogen atom to form 4 CH bonds, ठीक है। These 4 orbitals overlap with 1s orbital of hydrogen atom to form 4 CH bonds, ठीक है, 4 CH bond बनाएगा। अब देखिए अगर ये 4 ऑर्बिटल 4 CH bonds बना रहा है, देखिएगा हम इधर लिख रहे हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन और इधर लिख रहे हैं हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ हाइड्रोजन। एक तरफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ कार्बन कंबाइन कर रहा है और एक तरफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन कर रहा है, तो इसका है 2s1 1s1 के साथ कंबाइन किया, बन गया एक CH बॉन्ड, 2px1 1s1 के साथ कंबाइन किया, बन गया दूसरा CH बॉन्ड, 2py1 1s1 के साथ कंबाइन किया, बन गया तीसरा CH बॉन्ड, और 2pz1 1s1 के साथ कंबाइन किया, बन गया तीसरा चौथा CH बॉन्ड। तो ये 4 CH बॉन्ड बना बाई 4 CH बॉन्ड बना बाई 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन एंड 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ हाइड्रोजन। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ठीक है, इफ
4 CH bonds are formed in this way, अगर इस तरह से 4 CH बॉन्ड बन रहा होगा डायरेक्ट एटॉमिक ऑर्बिटल्स का ओवरलैपिंग से, हम लोग यही कंसिडर कर रहे हैं कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स डायरेक्टली कंबाइन करके बॉन्ड बना रहा हो, ठीक है। देन CH4 would have following properties. CH4 would have following properties. पहला प्रॉपर्टी आपको दिखेगा कि देखिए 2px 2py 2pz, आप पहले बात देखिए ये चारों जो है इक्विवेलेंट, 1s 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 1s, ये चारों बॉन्ड इक्विवेलेंट, इस चारों ऑर्बिटल एक तरह का है, इसलिए इसमें कोई डाउट नहीं है। इधर देखिए, इधर 2px 2py 2pz इक्विवेलेंट ऑर्बिटल होता है, मतलब एक तरह का शेप होगा, साइज होगा, जबकि 2s अलग होता है। तो इन तीनों के द्वारा जो बॉन्ड बनेगा और इसके द्वारा जो बॉन्ड बनेगा वो अलग तरह का होगा। कॉमन सेंस की बात है, एक तरह का ऑर्बिटल अगर ओवरलैप कर रहा है आपस में तो एक तरह का बॉन्ड बनाएगा, अलग तरह का ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहा है तो अलग तरह का बॉन्ड बनाएगा। इससे साफ पता चलेगा आपको कि 3CH बॉन्ड are of equivalent strength, 3CH bonds are of equivalent strength, 3CH bonds होगा इक्विवेलेंट होगा, इक्विवेलेंट स्ट्रेंथ एंड लेंथ जो भी कहो इक्विवेलेंट, एंड 4th CH बॉन्ड, जो चौथा CH बॉन्ड होगा इज डिफरेंट, चौथा CH बॉन्ड जो होगा वो डिफरेंट होगा, ठीक है। 3CH bonds are of equivalent strength and 4CH bond is different, चौथा CH बॉन्ड जो होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। सेकेंड केस, आप ये गौर करो, एक चीज ये दिखा, दूसरा चीज ये दिख रहा होगा आपको कि देखिए px py pz ऑर्बिटल आपस में 90 डिग्री का होता है, px py और pz। अगर 2px यहां पर ओवरलैप कर रहा है तो देखिए तो इसके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो क्या होगा, 90 डिग्री होगा। बॉन्ड एंगल HCH बॉन्ड एंगल शुड बी इक्वल टू 90 डिग्री, 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। HCH बॉन्ड एंगल जो होना चाहिए वो 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। तो ये दो प्रॉपर्टीज आप आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हो कि जो बॉन्ड एंगल होगा वो 90 डिग्री होना चाहिए और जो बॉन्ड लेंथ होना चाहिए वो अलग होना चाहिए, तीन का एक तरह का होना चाहिए, चौथा से अलग होना चाहिए। क्योंकि तीन ऑर्बिटल एक तरह का है, चौथा ऑर्बिटल अलग तरह का है। ये सब प्रॉपर्टीज होना चाहिए अगर एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर रहा है इन बॉन्डिंग। अगर डायरेक्ट पार्टिसिपेशन हो रहा है एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इन बॉन्डिंग तो ये प्रॉपर्टीज होना चाहिए। जबकि हमने आपको पहले ही बताया कि एक्सपेरिमेंटल प्रॉपर्टीज होता है कि चारों CH बॉन्ड इक्विवेलेंट होता है, चारों CH बॉन्ड इक्विवेलेंट होता है और बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होता है, ठीक है। तो ये जो प्रॉपर्टीज आया एटॉमिक ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बना उससे वो बिल्कुल अलग आया कंपेयर टू दैट ऑफ एक्सपेरिमेंटल प्रॉपर्टीज। और इसीलिए हम लोग का ये जो सोचना है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर रहा होगा बॉन्डिंग में वो गलत है, ठीक है। तो दीज प्रॉपर्टीज आर different from experimental properties of CH4 के एक्सपेरिमेंटल प्रॉपर्टीज से ये सब प्रॉपर्टीज क्या है, डिफरेंट है। हेंस और इसलिए क्या होगा, these properties are different from experimental properties of CH4, hence our assumption, हमने जो माना है
our assumption of direct participation of atomic orbitals in bond formation is wrong. ठीक है, डायरेक्ट पार्टिसिपेशन जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स का हम लोग मान रहे हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में, वो गलत है। ये बात समझ में आया आपको अभी तक कि हमने एक्सपेरिमेंटल प्रॉपर्टी CH4 का VSEPR मॉडल से लिखा और एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व करके लिखा, और उसके बाद हमने एक सोचा एक वे CH4 के फॉर्मेशन का कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर रहा होगा बॉन्डिंग में। जब हमने वैसा सोचा कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर रहा होगा बॉन्डिंग में, तो प्रॉपर्टी जो आया CH4 का वो बिल्कुल अलग आ गया एक्सपेरिमेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ CH4 से। इसका मतलब ऐसा मानना कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स डायरेक्टली भाग ले रहा होगा बॉन्ड फॉर्मेशन में, वो गलत है। जब ये तरीका गलत है तो सही वे क्या होगा, ये सोचना हम लोग को। तो देखिए, सही वे सोचने के लिए आपको एक्सपेरिमेंटल प्रॉपर्टीज को ऑब्जर्व करना होगा। आपने ये देखा कि एक्सपेरिमेंटल प्रॉपर्टीज जो है में कि चारों CH बॉन्ड ऑफ CH4 क्या है, इक्वल लेंथ का, इक्वल स्ट्रेंथ का, इक्विवेलेंट है। हमने ये देखा कि ऑल 4 CH बॉन्ड्स आर इक्विवेलेंट। और जब चारों CH बॉन्ड्स इक्विवेलेंट है, अब चारों CH बॉन्ड इक्विवेलेंट कब होगा, सोचिए। हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ हाइड्रोजन एक तरह का है, ये चारों एक तरह का ऑर्बिटल है। अब चारों CH बॉन्ड इक्विवेलेंट तभी होगा जब कार्बन जो है चार एक तरह का ऑर्बिटल, जो अलग अलग तरह का ऑर्बिटल दिख रहा है आपको, वो अलग अलग तरह का ऑर्बिटल ना मिल करके एक तरह का ऑर्बिटल प्रोवाइड करना शुरू कर दे, तभी तो होगा कि चारों CH बॉन्ड इक्वल लेंथ का होगा। ठीक है, तो ये जो एक्सपेरिमेंटल प्रॉपर्टी है कि ऑल 4 CH बॉन्ड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, इक्वल स्ट्रेंथ, ये इंप्लाइज करता है कि कार्बन इज प्रोवाइडिंग 4 इक्विवेलेंट सेट ऑफ ऑर्बिटल्स इन बॉन्ड फॉर्मेशन। बिकॉज अगर हम इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स नहीं लेंगे कार्बन के द्वारा, अलग अलग तरह का ऑर्बिटल्स लेंगे, तो बॉन्ड अलग अलग बनेगा। हाइड्रोजन तो इक्विवेलेंट सेट ऑफ ऑर्बिटल दे ही रहा है, 1s1 1s1 सब में। तो इसी को हम लोग इसी एक्सपेरिमेंटल प्रॉपर्टी से आगे बढ़ेंगे और सोचेंगे क्या तरीका हो सकता है CH4 फॉर्मेशन का, सही तरीका। तो देखिए, it is experimentally found that in CH4 all CH bonds are equivalent. All CH bonds are equivalent. ठीक है? It implies that it is experimentally found that in CH4 all CH bonds are equivalent. और ये implies करता है, ये बताता है, it implies that, ये implies करता है कि कार्बन is providing 4 equivalent set of orbitals. Carbon is providing 4 equivalent set of orbitals in bond formation. Carbon is providing 4 equivalent set of orbitals in bond formation. Carbon जो है 4 equivalent set of orbitals provide कर रहा होगा bond formation में। ठीक है, अब देखिए, कार्बन के पास 4 equivalent set of orbitals है ही नहीं। कार्बन के पास है एक 2s और 3 2p, 2px, 2py, 2pz। तो जब ये 4 इक्विवेलेंट सेट ऑफ ऑर्बिटल्स मिल रहा है कार्बन के साथ, तो क्वेश्चन ये स्टैंड करे कैसे ऐसा पॉसिबल है। तो ये जो 4 इक्विवेलेंट सेट ऑफ ऑर्बिटल्स कार्बन बना रहा है, वो डेफिनेटली बना रहा होगा
उन्हीं चारों एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन के मिक्सिंग से। कार्बन के पास 4 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है, 2s 2px 2py 2pz। इन सभी ऑर्बिटल्स को अगर आप मिक्सअप करके अलग सेट ऑफ ऑर्बिटल्स बनाओगे, 4 इक्विवेलेंट सेट ऑफ ऑर्बिटल्स बनाओगे, तभी कार्बन के पास 4 इक्विवेलेंट सेट ऑफ ऑर्बिटल्स आएगा। बिकॉज कार्बन के पास जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है वो अलग अलग तरह का है। तो जो 4 इक्विवेलेंट सेट ऑफ ऑर्बिटल्स कार्बन दे रहा है बॉन्ड फॉर्मेशन में, वो डेफिनेटली उन्हीं 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स को मिक्सअप करके बना होगा। तो these 4 equivalent set of orbitals, these 4 equivalent set of orbitals must be formed by these 4 equivalent set of orbitals must be formed by mixing of atomic orbitals, 4 atomic orbitals of carbon, 4 atomic orbitals of carbon। कार्बन के जो 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, 2s 2px 2py 2pz, इन सभी के मिक्सअप करने से ही क्या हो रहा होगा, ये 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स बन रहा होगा। इसी तरह के फिनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं, जिसमें एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ वन एटम आपस में मिक्सअप करके इक्विवेलेंट सेट ऑफ ऑर्बिटल्स प्रोवाइड करता है इन बॉन्ड फॉर्मेशन। इसी फिनोमेना को हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। द फिनोमेना ऑफ, हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, द फिनोमेना ऑफ फॉर्मेशन of equivalent set of orbitals, the phenomena of formation of equivalent set of orbitals by mixing of atomic orbitals of one atom, of an atom, is called हाइब्रिडाइजेशन। इसी फेनोमेना को हम लोग हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। एंड द ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड, द इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड आर कॉल्ड हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। इन्हीं सबको हम लोग क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स कहते हैं। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा क्यों हम लोग को हाइब्रिडाइजेशन सोचना पड़ा, बाय यूजिंग द एग्जांपल ऑफ CH4 मॉलिक्यूल। CH4 मॉलिक्यूल को लेने पर, कंसीडर करने पर ये साफ पता चला कि अगर हम लोग डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल सोचेंगे तो जो प्रॉपर्टीज आएगा CH4 का, एक्सपेरिमेंटल प्रॉपर्टी से अलग आएगा। तो एक्सपेरिमेंटल प्रॉपर्टीज को मैच कराने के लिए कार्बन को 4 इक्विवेलेंट सेट ऑफ ऑर्बिटल्स प्रोवाइड करना होगा बॉन्डिंग में, और 4 इक्विवेलेंट सेट ऑफ ऑर्बिटल्स कार्बन के पास आएगा कहां से, 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स को मिलाने से। इसी फिनोमेना को, जिसमें कि मतलब अलग अलग टाइप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एटम को मिला करके इक्विवेलेंट सेट ऑफ ऑर्बिटल्स मिलता है, उसी फिनोमेना को हम लोग कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। और जो इक्विवेलेंट सेट ऑफ ऑर्बिटल्स बनता है, उसी को हम लोग कहेंगे हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन और हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब देखिए हाइब्रिडाइजेशन का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, अब ऐसा कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये पढ़ लेते हैं हम लोग पहले। उसके बाद हम लोग CH4 में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, कैसे हाइब्रिडाइजेशन हो रहा होगा, ये हम लोग सीखेंगे, समझेंगे। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट यह है हाइब्रिडाइजेशन के बारे में कि हाइब्रिडाइजेशन एक इंट्रा एटॉमिक प्रोसेस है, विद इन एटम होगा।
कार्बन का ही एटम, एक कार्बन का जो एटॉमिक ऑर्बिटल से वो आपस में मिक्सअप कर रहा है। ऐसा नहीं कि एक कार्बन का एटम दूसरे कार्बन दूसरे हाइड्रोजन से मिक्सअप कर रहा है। तो ये एक इंट्रा एटॉमिक प्रोसेस है। इट इज एन इंट्रा एटॉमिक प्रोसेस, विद इन एटम होता है। इट इज एन इंट्रा एटॉमिक प्रोसेस। ये एक इंट्रा एटॉमिक प्रोसेस है, विद इन एटम होगा हाइब्रिडाइजेशन। ऐसा नहीं होगा कि बिटवीन एटम होगा हाइब्रिडाइजेशन। विद इन एटम एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्सअप करके हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स प्रोवाइड कर देगा, और वो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल एटम जो होगा बॉन्डिंग में भाग ले पाएगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि हाइब्रिडाइजेशन में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कंजर्व रहता है। मतलब अगर आप 3 ऑर्बिटल्स को मिलाओगे तो 3 ही ऑर्बिटल बनेगा। अगर आप 4 ऑर्बिटल्स को मिलाओगे तो 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेगा। अगर आप 2 ऑर्बिटल्स को मिक्सअप करोगे तो 2 ही हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल मिलेगा। अगर आप 6 ऑर्बिटल को मिलाओगे तो आपको 6 ही हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेगा। मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स रिमेन कंजर्व इन हाइब्रिडाइजेशन। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स रिमेन कंजर्व इन हाइब्रिडाइजेशन। नंबर ऑफ ऑर्बिटल जो होगा हाइब्रिडाइजेशन में कंजर्व रहेगा। कहने का सीधा मतलब यह है कि जितना आप एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलाए हो, जितना एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलाए हो उतना ही हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बनेगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स will be equal to number of atomic orbitals mixed. Number of hybridized orbital will be equal to number of atomic orbitals mixed. जितना एटॉमिक ऑर्बिटल को आप मिक्सअप करोगे उतना ही हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बनेगा। ठीक है, अगला एक कैरेक्टरिस्टिक बताएं आपको हम। देखिए, हाइब्रिडाइजेशन जो है नाइदर एक्सोथर्मिक होता है नोर एंडोथर्मिक होता है। हाइब्रिडाइजेशन में एनर्जी ना ही रिलीज होगा ना ही गेन होगा। इसका सीधा मतलब है कि हाइब्रिडाइजेशन नाइदर फेवर बॉन्डिंग नोर डिसफेवर बॉन्डिंग। हाइब्रिडाइजेशन जो है में एनर्जी चेंज नहीं होगा। डेल्टा ई इन हाइब्रिडाइजेशन 0 होगा। मतलब ना ही डेल्टा ई नेगेटिव होगा जो बॉन्डिंग को फेवर करता है। एक्सोथर्मिक होगा तो बॉन्डिंग फेवर होगा, अगर एंडोथर्मिक होता तो बॉन्डिंग डिसफेवर होता। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन ना ही एक्सोथर्मिक है ना ही एंडोथर्मिक है। तो तीसरा पॉइंट है कि हाइब्रिडाइजेशन इज नाइदर एक्सोथर्मिक नोर एंडोथर्मिक। कहने का मतलब है दैट इज डेल्टा ई इन हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, 0 होगा। ना एनर्जी घटेगा ना एनर्जी बढ़ेगा। हाइब्रिडाइजेशन इज नाइदर एक्सोथर्मिक नोर एंडोथर्मिक। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन ना ही एक्सोथर्मिक होगा और ना ही एंडोथर्मिक होगा। अब इस आधार में आप गौर कीजिएगा तो आपको यह दिखेगा कि हाइब्रिडाइजेशन नाइदर फेवर बॉन्डिंग, हाइब्रिडाइजेशन नाइदर फेवर बॉन्डिंग, हाइब्रिडाइजेशन ना ही बॉन्डिंग को फेवर कर रहा होगा, नो डिसफेवर बॉन्डिंग। इस तरह से भी इस स्टेटमेंट को लिखा जाता है। कोई भी फिनोमेना अगर एक्सोथर्मिक होता है तो बॉन्डिंग को फेवर करता है, तो चूंकि एक्सोथर्मिक नहीं है मतलब बॉन्डिंग को फेवर नहीं करेगा, एंडोथर्मिक नहीं है मतलब बॉन्डिंग को डिसफेवर भी नहीं करेगा। ठीक है, चौथा, हाइब्रिडाइजेशन उन्हीं ऑर्बिटल्स के बीच में होता है जिसका एनर्जी जो है बहुत ज्यादा अमाउंट से डिफर ना करे। एनर्जी या तो डिफर ही ना करे या बहुत स्मॉल अमाउंट से डिफर करे, उन्हीं ऑर्बिटल्स के बीच में हाइब्रिडाइजेशन होता है। अगर 2 ऑर्बिटल्स का एनर्जी गैप बहुत ज्यादा है तो वो सब आपस में हाइब्रिडाइज नहीं करेगा। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन हैपन बिटवीन
hybridization happen between those orbitals whose energy do not differ, whose energy do not differ by large amount, जिसका कि एनर्जी बहुत ज्यादा अमाउंट से डिफर ना करे, एकदम डिफरेंस नहीं हो, बहुत अच्छी बात है, या थोड़ा डिफरेंस हो, थोड़ा डिफरेंस अलाउड है, बहुत ज्यादा डिफरेंस अलाउड नहीं। अगर बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा तो अब ऐसा नहीं होगा। जैसे कि आप देखिए, जैसे कि आप देखिए 2s और 2p को मिलाओगे तो होगा, आप 2s और 3p को मिलाओगे तो ये हाइब्रिडाइजेशन नहीं होने जा रहा है। 2s और 3p में एनर्जी गैप ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा। 3s और 4s को कोई मिलाना चाहता है, नहीं होगा। 3s 3d को मिलाना चाहता है, थियोरेटिकली नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप जानते हो कि 4s से ज्यादा एनर्जी हो जाता है 3d का, तो थियोरेटिकली नहीं होगा। कुछ पार्टिकुलर कंडीशंस में होगा जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, कुछ पार्टिकुलर कंडीशन में होगा जो हम लोग हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्विंग डी ऑर्बिटल्स आगे पढ़ेंगे, आपको बताया जाएगा कैसे होगा, क्यों होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। लेकिन इन जनरल अगर हम आइसोलेटेड एटम में बोले कि 3s 3d मिला सकते हो आप, तो नहीं मिला सकते हो, हाइब्रिडाइजेशन उसके बीच में नहीं करा सकते हो। आप 4s 4p को मिला लोगे, आराम से मिला लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। 5s 3s 3p को मिला लोगे, आराम से कर लोगे, क्योंकि एनर्जी गैप कम होगा। तो ये सब गौर करना है कि हाइब्रिडाइजेशन उन्हीं ऑर्बिटल्स के बीच में होगा जिसमें या तो एनर्जी गैप ना हो या एनर्जी गैप बहुत कम हो। अगर एनर्जी गैप बहुत ज्यादा हो जाता है तो हाइब्रिडाइजेशन उसके बीच में संभव नहीं है। और पांचवा देखिए, हाइब्रिडाइजेशन इज वन ऑफ द वे टू एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ ए मॉलिक्यूल। इट इज नॉट द कंपल्सरी वे, मतलब ऐसा नहीं है कि हाइब्रिडाइजेशन होना जरूरी है फॉर मॉलिक्यूलर फॉर्मेशन। ठीक है, बहुत सारे केसेस में 90% ऑफ द टाइम्स हाइब्रिडाइजेशन जो एक्सप्लेन करता है मॉलिक्यूल फॉर्मेशन को, कि कैसे मॉलिक्यूल फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन ये कोई कंपल्सरी कंडीशन नहीं है। बहुत सारा ऐसा केस आएगा जो हम लोग पढ़ेंगे लास्ट में, जहां पे हाइब्रिडाइजेशन नहीं माना जाता है, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल प्रॉपर्टीज ये बताता है कि उस केस में हाइब्रिडाइजेशन होना जरूरी नहीं है। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन इज जस्ट वन ऑफ द वे टू एक्सप्लेन experimental properties of a molecule, experimental properties of a molecule, experimental properties of a molecule को explain करने का just एक तरीका है। It is not the compulsory, it is not the compulsory। ये कोई कंपल्सरी तरीका नहीं। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन मात्र एक तरीका है, मात्र एक वे है जिससे कि हम लोग एक्सपेरिमेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन कर सकते हैं। इट इज नॉट द कंपल्सरी वे, और देयर आर सम अदर वेज आल्सो बाय व्हिच प्रॉपर्टीज ऑफ ए मॉलिक्यूल कैन बी एक्सप्लेन। ठीक है, तो यही हाइब्रिडाइजेशन के बारे में इंट्रोडक्शन था। हमने CH4 का एग्जांपल लेकर के आपको समझाया कि कैसे डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन बॉन्ड फॉर्मेशन से गलत रिजल्ट आएगा। हम लोग को सही प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए, सही तरीके से प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल सोचना होगा, जिसको कि हम लोग हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, और हाइब्रिडाइजेशन का आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताया गया। अगले क्लास में हम लोग टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। CH4 मॉलिक्यूल में क्या हाइब्रिडाइजेशन होता है, जो हमने अभी आपको लेकर के डिस्कस किया। CH4 मॉलिक्यूल के हाइब्रिडाइजेशन और अदर टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे।